यूरोप और देश दुनिया के हालिया घटनाक्रमों पर आधारित इस विस्तृत चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। जी, स्वागत है। आज का ये गहन विश्लेषण उन सभी लोगों के लिए है जो सिर्फ हेडलाइंस पढ़कर संतुष्ट नहीं होते। बिल्कुल, जो ये समझना चाहते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी घट रहा है उसके पीछे की असली कहानी क्या है। सही कहा। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इस शो के प्रायोजक प्रोवेव एआई हैं और हमारी आज की ये पूरी चर्चा स्टाइलो न्यूज द्वारा जनरेट की गई है, जो कि एक बेहद एडवांस एआई संचालित समाचार एप्लीकेशन है। मतलब स्टाइलो न्यूज के बारे में जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है वो इसकी पृष्ठभूमि है ना? हाँ, ये कोई साधारण न्यूज ऐप नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में स्टाइलो इंटेल ऑप्स सॉफ्टवेयर का कंज्यूमर वर्जन है, जो मूल रूप से सरकार, सेना और बड़े व्यवसायों के खुफिया ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया था। सही बात है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब हमारे सुनने वालों को एक ऐसे टूल का एक्सेस मिल रहा है जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के बड़े ग्लोबल डिसीजन मेकर्स करते हैं। जी, ये सैकड़ों पारंपरिक स्रोतों से रियल टाइम डेटा का विश्लेषण करके एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। तो आइए आज के शो के विवरण पर नजर डालते हैं। बिल्कुल। आज का शीर्षक है रशिया वर्सेस यूक्रेन, बैटलफील्ड प्रेशर, डिप्लोमैटिक पुश। और जिस क्षेत्र पर हम आज फोकस कर रहे हैं वो है यूरोप और विशेष रूप से रूस। और आज की दिनांक है 25 फरवरी 2026। आज की इस विस्तृत चर्चा का हमारा मुख्य मिशन पिछले 2 हफ्तों की घटनाओं के पैटर्न को डिकोड करना है और साथ ही ये समझना है कि जो प्रमुख नेता फैसले ले रहे हैं उनका नजरिया क्या है। बिल्कुल, और स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन सब का क्या असर हो रहा है। और यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि हम ये सब बिना किसी पक्षपात के करेंगे। हाँ, ये एक बेहद जरूरी मिशन है। हम केवल उपलब्ध डेटा और तथ्यों के आधार पर बात करेंगे। हमारा उद्देश्य किसी का पक्ष लेना नहीं है, ना ही कोई डर फैलाना है। हम सिर्फ अलग-अलग दृष्टिकोणों को निष्पक्ष रूप से सामने रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले युद्ध के मैदान की जमीनी हकीकत से शुरुआत करते हैं। युद्ध के मैदान की बात करें तो जो डेटा सामने आ रहा है वो काफी गंभीर है। हाँ, वो बताता है कि इस वक्त लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जा रही है। मौसम खुद एक बहुत बड़ा हथियार बन चुका है। हाँ, वहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान 0 से बहुत नीचे जा चुका है, रिकॉर्ड लो टेम्परेचर। और मुझे यहाँ एक बात सबसे ज्यादा हैरान कर रही है कि ये ठंड ड्रोन युद्ध के पूरे समीकरण को बदल रही है। बिल्कुल, ड्रोन की बैटरियां जम रही हैं, कैमरे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इतने महंगे सैन्य उपकरण सिर्फ मौसम के आगे बेबस हो रहे हैं। ये कैसे? ये भौतिक विज्ञान और तकनीक की एक बहुत पुरानी लड़ाई है। जो लिथियम आयन बैटरियां ड्रोन्स में इस्तेमाल होती हैं, वो अत्यधिक ठंड में अपनी क्षमता खो देती हैं। तो ये चुनौती तो दोनों ही सेनाओं के सामने होगी। जी, दोनों तरफ। लेकिन इन सब रुकावटों के बावजूद हमलों का सिलसिला रुका नहीं है। हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर एक बहुत बड़ा प्रहार किया है। विशेष रूप से 750 केवी और 330 केवी की हाई वोल्टेज पावर लाइनों पर। थोड़ा रुकते हैं यहाँ। अक्सर खबरों में हम ऐसे तकनीकी शब्द सुनते हैं। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो क्या हम कह सकते हैं कि ये पावर ग्रिड के लिए एक बड़े नेशनल हाईवे की तरह है? ये एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। मतलब अगर छोटे रास्ते को ब्लॉक करें तो कुछ घर अंधेरे में जाते हैं, लेकिन अगर आप इस हाईवे को ही उड़ा दें तो पूरा सिस्टम ढह जाता है। बिल्कुल। 750 केवी लाइनें वाकई में ऊर्जा आपूर्ति की रीढ़ की हड्डी होती हैं। और इवानो-फ्रैंकिव्स्क, लिविव और कीव जैसे बड़े शहरों में भी भारी हमले हुए हैं। जी, बुर्स्टिन्स्का और डोब्रोतर्स्का थर्मल पावर प्लांट पर 21 और 22 फरवरी को कीव पर जो हमले हुए, उनका सीधा मकसद इसी हाईवे को नष्ट करना था ताकि रिकवरी में लंबा वक्त लगे। बिल्कुल, लेकिन डेटा ये भी इशारा करता है कि यूक्रेन सिर्फ बचाव की मुद्रा में नहीं है। हाँ, यूक्रेनी सेना ने कामिकाज ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए जवाबी हमले किए हैं। सीधे रूस के अंदरूनी हिस्सों में, बेलगरोड और क्रीमिया में रूसी सैन्य और ऊर्जा ठिकानों पर। ये दर्शाता है कि बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अब दोनों तरफ से एक रणनीतिक विकल्प बन चुका है। और इसी होड़ के बीच एक बड़ा दिलचस्प तकनीकी पहलू सामने आया है। वो स्पेसएक्स वाला? हाँ, यूक्रेन ने स्पेसएक्स की मदद से स्टारलिंक टर्मिनल्स के लिए एक सख्त वेरिफिकेशन सिस्टम लागू किया, ताकि अगर रूसी सेना के हाथ कोई स्टारलिंक टर्मिनल लग भी जाए तो वे उसका इस्तेमाल यूक्रेनी क्षेत्र में ड्रोन हमलों के लिए ना कर सकें। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि स्पेसएक्स जैसी प्राइवेट कंपनी आज के युद्ध में कितनी बड़ी भूमिका निभा रही है। संचार के बिना तो कोई भी सेना अंधी और बहरी हो जाती है। सही बात है, लेकिन इन सब सैन्य रणनीतियों की सबसे भारी कीमत
आम नागरिक चुका रहे हैं। मानवीय संकट बहुत करीब है। हाल ही में लवीव में हुए एक आतंकी हमले की रिपोर्ट भी सामने आई है जी, जिसमें एक पुलिस अधिकारी की जान गई। और बड़े पैमाने पर पावर ग्रिड फेल होने की वजह से ब्लैकआउट हो रहे हैं। कड़ाके की ठंड में बिना हीटिंग और बिजली के रहना बहुत मुश्किल है। हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि यूक्रेन को पोलैंड से आपातकालीन बिजली का आयात करना पड़ रहा है। बिल्कुल। अब अगर हम युद्ध के मैदान से निकलकर कूटनीति के बंद कमरों की ओर चलें, तो वहां की तस्वीर भी कोई खास सकारात्मक नहीं है। कूटनीतिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में अबू धाबी में वार्ताएं हुई। वहां कैदियों की अदला बदली जरूर हुई, लेकिन युद्ध विराम पर वो विफल रहीं। तो अब पूरी दुनिया की नजरें 18 और 19 फरवरी को जिनेवा में होने वाली शांति वार्ता पर टिकी हैं। जिनेवा वार्ता इस समय भू राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है, लेकिन जो प्रमुख निर्णय निर्माता इस मेज पर बैठेंगे, उनके दृष्टिकोण में बहुत गहरी खाइयां हैं। और यहाँ श्रोताओं को याद दिला दें कि हम सिर्फ उन बयानों को रिपोर्ट कर रहे हैं जो सार्वजनिक रूप से आए हैं। बिल्कुल, जैसे कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का रुख। वो बिल्कुल अडिग हैं। वो सीज फायर और पश्चिमी देशों से ठोस सुरक्षा गारंटी चाहते हैं। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे अपनी जमीन का 1 इंच भी किसी समझौते में नहीं देंगे। दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दृष्टिकोण एकदम विपरीत है। पुतिन अपनी अर्थव्यवस्था पर पूरा भरोसा जता रहे हैं। प्रतिबंधों के बावजूद उनका मानना है कि उनका सिस्टम लचीला है और उनकी मांगे सख्त हैं। यूक्रेन का पूर्ण सैन्य आत्मसमर्पण और नाटो के विस्तार पर कानूनी रूप से रोक। इन दोनों के रुख को देखकर ऐसा लगता है कि बीच का रास्ता खोजना लगभग नामुमकिन है। और इसी को मुमकिन बनाने के लिए अमेरिका की भूमिका अहम हो जाती है। विशेषकर डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकी प्रशासन एक अलग दिशा में बढ़ रहा है। उनका फोकस अमेरिकी संप्रभुता और अपने हितों को प्राथमिकता देने पर है। अमेरिका जिनेवा वार्ता में मध्यस्थता तो कर रहा है, लेकिन एक कूटनीतिक संदेश भी दे रहा है कि यूरोप को अपनी रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। जी, अमेरिका युद्ध के बाद के गठबंधनों का नया खाका तैयार कर रहा है। और इस दबाव पर यूरोपीय संघ की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कौलास ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि शांति वार्ता शुरू होने से पहले रूस को कुछ स्पष्ट रियायतें देनी चाहिए। इससे साफ होता है कि यूरोप शांति के नाम पर यूक्रेन पर कोई अनुचित दबाव नहीं बनने देना चाहता। ये स्थिति किसी बहुत ही जटिल कूटनीतिक शतरंज की तरह है। और ये शतरंज अब सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है। सही कहा, नए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बन रहे हैं। जो सबसे चौंकाने वाला डेटा है वो उत्तर कोरिया की भूमिका से जुड़ा है। हाँ, कि लगभग 10,000 उत्तर कोरियाई सैनिक इस समय रूस में तैनात हैं। बिल्कुल। मैं सोच रही थी कि 10,000 सैनिक किसी बड़े युद्ध का परिणाम तो नहीं बदल सकते। नहीं, मकसद सिर्फ सेना की संख्या बढ़ाना नहीं है। तो फिर असली मकसद क्या है? उत्तर कोरियाई सेना के लिए ये आधुनिक हाइब्रिड युद्ध का सीधा अनुभव हासिल करने का मौका है। हाँ, वो ड्रोन युद्ध और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सीख रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके बदले में रूस उन्हें पैंसर एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है। पैंसर सिस्टम, क्या हम इसे एक ऐसे एडवांस्ड मोबाइल छाते की तरह समझ सकते हैं जो हवा से आने वाली मिसाइलों और ड्रोन्स को नष्ट कर देता है? बिल्कुल। और इसी तकनीक के दम पे ईरान संकट के बीच किम जोंग उन अपनी परमाणु रणनीति मजबूत कर रहे हैं। ये बढ़ता सहयोग पश्चिमी देशों के लिए खतरे की घंटी है, जिसके जवाब में पश्चिमी देश भी अपनी रणनीति बदल रहे हैं। संसाधन और पैसा सबसे आगे है। यूनाइटेड किंगडम ने PURL पहल के तहत $205 मिलियन का आवंटन किया है ताकि यूक्रेन को अमेरिकी हथियार दिए जा सके। ये PURL असल में प्रायोरिटी यूक्रेन रिक्वायरमेंट्स लिस्ट है, एक तरह की VIP शॉपिंग लिस्ट, जहां यूक्रेन बताता है कि उसे तुरंत क्या चाहिए और फंड सीधे वहां पहुंच जाते हैं। ये तेज डिलीवरी का शानदार तरीका है, लेकिन यूरोप अब सिर्फ खरीद पर निर्भर नहीं है। उन्होंने अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाना शुरू कर दिया है। 5 यूरोपीय देशों ने मिलकर एक नई ड्रोन निर्माण पहल शुरू की है, जिसमें वे यूक्रेन के युद्ध के अनुभव का सीधा इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक बड़ा रणनीतिक बदलाव ये देखा है कि जर्मनी की सेना बुंडेसवर अब यूक्रेनी दिग्गजों से ड्रोन युद्ध की ट्रेनिंग ले रही है। जी, ये तो ऐतिहासिक है। जर्मनी जैसी ताकतवर सेना युद्ध से लौटे यूक्रेनी सैनिकों से सीख रही है। अनुभव ने स्थापित सिद्धांतों को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन नाटो और यूरोपीय सहयोगियों के अंदर भी सब कुछ शांत नहीं है। अमेरिका ने कुछ वरिष्ठ नाटो कमांड पोस्ट यूरोपीय सहयोगियों को सौंपने का फैसला किया है। और यूरोपीय संघ एक नई बाय यूरोपियन रक्षा नीति ला रहा है। मतलब यूरोप अपने रक्षा उपकरणों की खरीद यूरोप के भीतर ही करना चाहता है। इस नीति को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच काफी तनाव पनप रहा है।
अमेरिका को लगता है कि इससे उसकी रक्षा कंपनियों को नुकसान होगा। ये सब दर्शाता है कि गठबंधन के अंदर भी अपने हितों की लड़ाई चल रही है। और रूस भी वैश्विक स्तर पर नए मोर्चे खोल रहा है। डेटा बताता है कि रूस अब सूडान को अनाज की आपूर्ति करने वाला एक प्रमुख देश बन गया है, जो अफ्रीका में उसकी रणनीतिक पैठ को दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ क्यूबा में सेनाओं के जमावड़े और अभ्यास की खबरें आ रही हैं, जिसे रूस का समर्थन प्राप्त है। ये पुराने शीत युद्ध के दिनों की याद दिलाता है। बिल्कुल। अब अगर इस तस्वीर को मीडिया सेंटीमेंट के नजरिए से देखें तो अलग-अलग आउटलेट्स का नजरिया बहुत अलग है, जैसे कीव पोस्ट और focus.ua जैसे स्रोत। ये पूरी तरह से यूक्रेन की रक्षा रणनीति और ड्रोन हमलों के प्रभावशालीता का समर्थन करते हैं। और इसके विपरीत अगर हम RIA नोवोस्ती और इज़वेस्तिया जैसे रूसी स्रोतों को देखें तो उनका पूरा ध्यान रूसी लचीलेपन पर है। वे पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद अपनी मजबूती दिखाते हैं और पश्चिमी नीतियों की कड़ी आलोचना करते हैं। पॉलिटिको के एक सर्वे का डेटा भी स्रोतों में शामिल है, जो बताता है कि पश्चिमी देशों के नागरिकों में एक आशंका बैठ रही है जी, कि अगले 5 से 10 वर्षों के भीतर तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। हम यहाँ कोई डर नहीं फैला रहे हैं, बस सर्वे के आंकड़े रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये दिखाता है कि आम इंसान इन घटनाओं से कितना आशंकित है। ऐसे में भविष्य के कुछ संकेतों पर नजर रखनी चाहिए। सबसे पहले तो 18 और 19 फरवरी की जिनीवा शांति वार्ता के परिणाम। वहीं से तय होगा कि ये संघर्ष कूटनीति से सुलझेगा या लंबा खींचेगा। और ऊर्जा ग्रिड पर होने वाले संभावित हमलों पर भी नजर रखनी होगी। एक और गंभीर विषय है अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों की तैनाती से जुड़ी चेतावनी। अंतरिक्ष के सैन्यकरण के जवाब में एक स्पेस शील्ड विकसित करने की बात हो रही है। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। और अंत में अमेरिका और रूस के बीच उच्च स्तरीय सैन्य संवाद की बहाली पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि सेनाओं के बीच सीधी बातचीत गलतफहमियों को रोकने में बड़ा काम करती है। ये सारी चर्चा इस बात का सबूत है कि कूटनीति, तकनीक और मौसम कैसे एक दूसरे में उलझे हुए हैं। और हमने जितने भी तथ्य यहाँ रखे हैं वे सब स्टाइलो न्यूज द्वारा संकलित किए गए हैं। जी, ये एक मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है जिसे कोई भी डाउनलोड कर सकता है। आप 250 से अधिक पारंपरिक समाचार स्रोतों और X जैसे प्लेटफॉर्म से अपने लिए कस्टमाइज्ड इंटेलिजेंस ब्रीफ प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग इस तरह का AI संचालित ऑन डिमांड न्यूज विश्लेषण चाहते हैं वो www.stylonews.com पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विस्तृत चर्चा को सुनने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम सटीक और निष्पक्ष जानकारी आप तक पहुंचाएं। और आप भविष्य के गहन विश्लेषण के लिए अपने पसंदीदा विषयों का सुझाव दे सकते हैं। स्टाइलो न्यूज को अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करना ना भूलें। जाते जाते एक विचारोत्तेजक सवाल जो आज की चर्चा से निकल कर आता है। हाँ, जब युद्ध के मैदान में इंसानों की जगह ड्रोन ले रहे हैं, कूटनीति का फैसला AI और सप्लाई चेन कर रहे हैं, तो क्या भविष्य में ये मायने रखेगा कि किसके पास सबसे बड़ी सेना है? या जीत उसकी होगी जो सबसे तेजी से नई तकनीक को अपना सके? बिल्कुल। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। सुनते रहिए और जिज्ञासु बने रहिए। धन्यवाद।